आज हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे चीन के संविधान के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द चाइना। तो इसकी थोड़ी प्रस्तावना लेता हूँ पहले मैं। आप द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने इसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे इसे पूरब का तरबूज समझते थे। किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में एक चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वह एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने उपरोक्त कथन को सत्य कर दिखाया। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका की ही नहीं अपितु विश्व के अंदूर पड़ोसी देशों को परेशान किए हुए है। चीन का क्षेत्रफल, चीन की जनसंख्या लेते पहले। चीन की जनसंख्या लगभग 1 अरब 32 करोड़ के आसपास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संसार में तीसरे नंबर पर है। इसमें 23 राज्य, 23वां राज्य को जो उन्होंने ताइवान को अपना 23वां राज्य माना है, वैसे 22 राज्य, 5 स्वशासित क्षेत्र और 4 नगर निगम क्षेत्र इसके पीकिंग, संघाई और टिनस्टेन में सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 95,61,000 वर्ग किलोमीटर है। रूस की भांति जनवादी चीन की भूमि इतनी अधिक फैली हुई है कि यह लगभग 10 देशों की सीमाओं से छूती हुई है। इसी कारण जनवादी चीन का अपने निकटवर्ती राज्यों के साथ सीमा संबंधी झगड़ा रहा है। विस्तृत भूमि होने के कारण जनवादी चीन में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चीन के अंदर कई तरह की राष्ट्रीयताएं हैं जो अलग अलग उसमें फैली हुई है। फिर लेते हैं चीन का संवैधानिक विकास। तो चीन का जो पहला संविधान था 4 नवंबर 1954 को लागू हुआ। इस संविधान में 106 अनुच्छेद थे। 5 मार्च 1978 को चीन में 5वीं कांग्रेस द्वारा नया संविधान लागू किया गया, जिसमें 4 संविधानों में विभाजित है। इसमें 60 अनुच्छेद थे। वैसे 1975 में भी 17 फरवरी 1975 को था। इसमें लगभग प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद थे। 4 दिसंबर 1982 को जनवादी चीन की 5वीं जनवादी कांग्रेस ने अपने 5वें सत्र में नया संविधान स्वीकृत किया। चीन में सन 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद यह चौथा संविधान लागू किया गया था। इसमें फिर से राज्याध्यक्ष के पद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो 1976 में माओ त्से-तुंग के निधन के बाद समाप्त कर दिया गया था। 1982 का चीनी संविधान अपने पूर्व संविधानों की तुलना में अनूठा है। इसमें राष्ट्रपति पद की संबंधी प्रावधान है, जबकि 1975 से 78 के प्रावधान में ऐसा पद का उल्लेख नहीं था। इसी प्रकार केंद्रीय सैनिक आयोग जैसे निकाय का प्रावधान किया गया है। पूर्व के संविधान में ऐसा कोई निकाय नहीं था। 4 दिसंबर 1982 को 5वें जनवादी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें आगे चलकर 1988, 1993, 1999 और 2005 में यथास्थान आवश्यक संशोधन किए गए। 14 मार्च 2004 को किए गए संवैधानिक संशोधन द्वारा निजी संपत्ति तथा मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए। अब लेते हैं हम 1982 के संविधान की विशेषताएं। 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहला है संक्षिप्त संविधान, नंबर 2 लिखित संविधान, नंबर 3 कठोर संविधान, नेक्स्ट जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी गणराज्य, बहुराष्ट्रीय राज्य और मौलिक अधिकार तथा नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख। तो सबसे पहले नेक्स्ट और आगे लेते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद, शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक दलीय प्रणाली, नेक्स्ट है केंद्रीय सैनिक आयोग, नेक्स्ट राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना, नेक्स्ट है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख और अगला है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। तो ये लगभग हमारे 14-15 लगभग पॉइंट है, इनका हम विस्तार से वर्णन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संक्षिप्त संविधान। चीन का वर्तमान संविधान 1982 वस्तुतः एक संक्षिप्त संविधान है जिसमें 138 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। 1954 के संविधान में 106 अनुच्छेद, 1975 के संविधान में मात्र 30 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना, 1978 के संविधान में एक प्रस्तावना और 60 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान संविधान 5 भागों में विभक्त है जिसमें एक प्रस्तावना, 4 अध्याय। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण किया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल, पृथक शासन तथा सामाजिक व्यवस्था का परिभाषित किया गया है। नंबर 2 लेते हैं लिखित तथा निर्मित संविधान। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति द्वारा जनवादी कांग्रेस ने किया है, अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। संविधान का मसौदा अप्रैल 1982 में प्रकाशित कर दिया गया था ताकि देश की जनता विस्तार से उस पर विचार विमर्श कर सके। देशव्यापी वाद विवाद के बाद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने करीब 100 संशोधनों पर विचार किया जिसमें 30 स्वीकार कर ली गई। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जैसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद और अन्य सैद्धांतिक सभी प्रशासनिक एवं न्यायिक अंग जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। इस अध्याय में यह अंकित किया गया कि अर्थव्यवस्था, न्यायांग, प्रशासन और सेना का गठन साम्यवादी समस्याओं पर मान्यताओं पर किया गया है। दूसरा अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का निरूपण करता है। अधिकारों की सूची में हड़ताल का अधिकार हटा दिया गया है। तीसरे अध्याय के अंदर राज्य संरचना का विस्तार से वर्णन किया गया जिसमें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, स्थानीय जन कांग्रेस, जन न्यायालय, प्रशासनिक तथा न्यायिक अंगों के कार्य गठन विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि यह उल्लेखनीय है कि नए संविधान द्वारा राष्ट्रपति का पद पुनर्स्थापित किया गया है। चौथे अध्याय के अंदर जो अंतिम अध्याय जिसमें राष्ट्रध्वज के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह, राजधानी जो पीकिंग वगैरह है, बीजिंग, उसका उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो नागरिक मौलिक अधिकारों के अंदर हम लेते हैं नए संविधानों के अध्याय में 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्यों तथा उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। तो पहला हम लेते हैं नागरिकों के आर्थिक अधिकार। नागरिकों को बहुत से आर्थिक अधिकार दिए गए हैं जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी, अशक्तता की स्थिति में यानी अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। नया संविधान काम के अधिकार को कर्तव्य के रूप में भी देखता है। अनुच्छेद 42 के अनुसार काम करना नागरिकों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। नेक्स्ट लेते हैं राजनीतिक अधिकार। नागरिकों को प्रत्येक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जैसे 18 वर्ष की आयु के ऊपर होने के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को अधिकार प्राप्त है कोई सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करा सके। संविधान इस बात का भी की स्वतंत्रता है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारियों की वजह से कोई हानि पहुंचती है तो वह हर्जाना
प्राप्त करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। नागरिकों को प्रत्येक अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान, सृजन की स्वतंत्रता। संविधान में कहा गया है कि राज्य विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, कला, तकनीकी, सांस्कृतिक प्रोग्रामों को या कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है अब इसी में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, अनिष्ट रूप में बंदी न बनाए जाने की गारंटी, पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था। संविधान यह घोषणा करता है कि महिलाओं को पुरुषों के ही समान अधिकार प्राप्त है या उपलब्ध है। संविधान में नागरिकों का अनेक कर्तव्यों का भी उल्लेख है, जैसे नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान व कानूनों को पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, मातृभूमि की रक्षा करे, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, करों का नियमानुसार भुगतान करें तथा आक्रमणों का प्रतिरोध करें। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के मौलिक अधिकार तत्व कर्तव्य काफ़ी विशद है। नेक्स्ट लेते हैं कठोर संविधान। यह एक कठोर संविधान है, दूसरे शब्दों में ले सकते हैं। अब चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान कहना होगा, क्योंकि संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्यतः कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए, यानी कि दूसरे शब्दों में 105 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकार होना चाहिए। पारिभाषिक दृष्टि से कठोर होते हुए भी व्यवहार में इसे इस दृष्टि से लचीला कहा जा सकता है कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत सरल होती है। नेक्स्ट अगला है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जहां 1978 के संविधान में कहा गया है कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, वहां 1982 के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि जनवादी चीन लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। इसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों द्वारा किसानों के बीच अटूट मैत्री संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बांटने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और इसमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्ग के लोग हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है तथा लोगों को यह अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों का प्रतिनिधित्व पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मजदूरों की तानाशाही जमींदारों या पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है जनवादी गणराज्य। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणराज्य में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र है। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं, जैसे और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। विधानमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय, राष्ट्रीय जन कांग्रेस,
या उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करती है। प्रांतों, जिलों, नगरों, कानूनों में जनसभाओं का गठन किया जाता है। ये सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार, विश्राम के अधिकार उपलब्ध हैं। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने का तथा सुझाव देने का अधिकार है। नेक्स्ट लेते हैं अगला, बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है। इसमें लगभग आपने 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इसमें हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या के लगभग 91.2 यानी लगभग 92% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश में जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। इसमें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं कहा जा सकता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला लगभग 1,50,00,000 जाति है, जैसे लगभग 2000 हेचन जाति के। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ की भांति चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवाद की दुहाई देता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी प्रशासनिक अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत को प्रयोग में लाएंगे। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्ति वितरण का सिद्धांत यह है कि स्थानीय अधिकारी उत्साहपूर्वक अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहें, पर वे केंद्रीय सत्ता के नेतृत्व तथा नियंत्रण में अवश्य रहें। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रीय पथ प्रदर्शक सिद्धांत है। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति की अधीनता में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटियों, जिलों, नगरों में भी जनसभाओं का गठन किया गया। ये सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार, विश्राम का अधिकार उपलब्ध है। इन्हें क्रियाकलापों की आलोचना करने का तथा सुझाव देने का पूरा अधिकार है। इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी केंद्रवाद का तकाजा है कि निचले स्तर के पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन है और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अपने लगभग 7-8 पॉइंट लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको 7-8 पॉइंट समझ में आओगे। बाकी की हम विशेषताएं अगले अपने लेक्चर्स के अंदर लेंगे। धन्यवाद।